अच्छा जी, हमारी आज जो कलंदर पाक से मिले, सबसे पहले तो उनकी बारी आती और हैं शाजिया फरीद साहिबा। वाह, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आपकी तारीख़ पैदाइश 29 फरवरी की है। वाह, ये देखें कैसी ज़बरदस्त दिन है। अमूमन ये दिन हर 4 साल के बाद आता है। ये वो साल होता है जो पूरा पूरा, जो 4 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए। जैसे 2004, 2000, 1996, 4 पर पूरे तकसीम हो जाते हैं। लीप साल भी कहते हैं, क्या कहते हैं। आप अपनी सालगिरह हर 4 साल बाद मनाते हो? थैंक यू बाबू जी। नहीं बाबू जी, मैं तो हर साल मनाती हूँ। 29 तो 4 साल बाद है। जो मुझे ये कहता है मैं उससे कहती हूँ मैं बड़ी भी तो हर साल होती हूँ। वाह 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 वाह। अच्छा जी, फिर कौन सी तारीख होती है? 28 फरवरी के अंदर ही रहती हूँ। नहीं, अगर आप स्लिप हो के 1 मार्च भी चले जाओ तो वो भी पाइसेस ही रहेगा, है ना। गुड। बेटा, आपने 2003 में बीए होम इकोनॉमिक्स में किया है, और फिर 2006 में लॉ की डिग्री हासिल की। ये क्या हुआ? बाबू जी, होम इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और कॉलेज में मैं उसमें थी भी बड़ी अच्छी, मेरी टीचर्स की भी मैं फेवरेट भी थी। तो जब मेरा फाइनल एग्ज़ाम में से हुआ तो मेरी टीचर ने मुझे कहा कि नहीं बेटा, आपने छोड़ना नहीं है। तो मैं बड़ी खुशी खुशी घर आई, अम्मी से कहा कि मेरी टीचर मेरी बड़ी तारीफ़ें कर रही हैं, तो मैंने आगे इसी में पढ़ना है। तो उस टाइम पे बाबू जी ये था कि यहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो होम इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करा रही थी। वो लाहौर में आपको करना पड़ रहा था। तो अम्मी तो मुझे कहीं भेजने पे तैयार थी नहीं, और मेरा ख़ुद भी बाबू जी ऐसी नहीं थी कि मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ नहीं, कि मैं ख़ुद भी चली जाती। मेरा भी इशू था। तो फिर बाबू जी हुआ ये कि घर वाले कह रहे थे किसी और चीज़ में मास्टर्स कर लो। मैंने कहा मैंने नहीं करना। उनका भी था कि कुछ और कर लूँ, मेरा था मैंने उसी में करना है। तो इसी सारी चीज़ में मेरी डेट्स निकल गई, यानी यूनिवर्सिटी की डेट्स। अब मुझे ये भी था मैंने साल भी नहीं ज़ाया करना। तो फिर भाई ने मेरा इधर LLB में एडमिशन करा दिया। तो फिर मैंने यहाँ से फिर LLB उसमें चली गई, लॉ में। उसमें भी था मुझे कि शायद ना मैं फ़ेल हो जाऊँगी। मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं फ़र्स्ट ईयर में ना फ़ेल हो जाऊँगी। तो इत्तेफाक से मैं पास हो गई। फिर 3 साल पूरे हो गए। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था बाबू जी, बस हो गया। ये आपकी अम्मी आपको भेजना नहीं चाहती थी लाहौर, इसी तरह आपकी अम्मी आपकी शादी भी नहीं करना चाहती थी। ये की चीज़ है। ये तो अम्मी बताएंगी। तो वो बेचारी दुनिया से चली गई। हाँ जी। अच्छा बेटा, आपने जब लॉ करने के बाद 2 साल की प्रैक्टिस करनी होती है, सिविल कोर्ट के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है जी। आपने क्या कोई की ट्रेनिंग या फिर ऐसी डिग्री लेके घर में रख ली फ्रेम में? नहीं बाबू जी, जब मेरा कंप्लीट हुआ तो मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको आगे जो है इसका कैसे लूँ, इंटर्नशिप करनी होती है जो भी, वो कैसे करूँ। मेरा कोई ऐसे था भी नहीं जानने वाला या कुछ ऐसे। तो एक दिन इत्तेफाक से मेरा सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ, काम था कोई बहन के सिलसिले में जाना हुआ। तो वहाँ गई तो जिससे मिली वो फीमेल लॉयर थी। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करती हो ऐसी बातों बातों में, तो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कर ली आपने इंटर्नशिप कर ली है वो। मैंने कहा नहीं, मैं किसी को जानती नहीं। फिर बाबू जी वो वसीला बनी, उन्होंने मुझे कहा मैंने जहाँ से की है, उन्होंने भी 1-2 साल ही हुए थे किए भी, तो उन्होंने कहा आप वहाँ से कर लो। उन्होंने मुझे पूरा एड्रेस दिया, नंबर दिया, बल्कि उन्होंने उनसे बात भी कर ली। तो वो पिंडी में होते थे, सैयद जुल्फ़िकार, पूरा नाम नहीं मुझे याद। वहाँ पे मैं गई, उन्होंने मेरे पेपर्स लिए, डॉक्यूमेंट सारे देखे। फिर उन्होंने खैर ये हुआ बाबू जी कि उन्होंने फिर मेरा कर दिया सारा। फिर मुझे लाइसेंस भी मिल गया, और उन्होंने मुझे कहा आपको 2-3 दफ़ा आना पड़ेगा, आने की ज़रूरत नहीं, आपको मिल जाएगा। तो बस फिर यही हुआ बाबू जी कि मुझे मिल गया, मैं गई नहीं, बस ऐसे ही। बगैर प्रैक्टिस की लाइसेंस भी? हाँ जी बाबू, हाई कोर्ट का लाइसेंस। अच्छा जी, हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल गया। वो लाइसेंस का कोई पर्पस, फ़ायदा? नहीं बाबू जी, मैंने प्रैक्टिस करनी ही नहीं थी। अच्छा, तो बस फिर वैसे ही। वाह, ये कैसी ज़बरदस्त बात है। LLB भी कर लिया, लाइसेंस भी मिल गया, प्रैक्टिस भी कोई नहीं, केस भी कोई नहीं, अपना ही केस लड़ लेना था। जा
अच्छा जी, ये बताओ बेटा, अब आते हैं असल बात की, जो आपने माशाल्लाह पढ़ा, लॉ किया, बहादुर बच्चे हो। आपकी कलंदर पाक से कब मुलाकात हुई और क्या हुई, ज़रा हमें भी बताओ तफसील से। बाबू जी ऐसा है कि हमें मैसेज मिला था, सूरह रहमान का मैसेज हमें पहले मिला, और मैसेज मिलने की वजह मेरी बहन थी बड़ी, वो बीमार थी, इसलिए हमें मैसेज मिला। और वो उस टाइम पे बाबू जी बीमार थी, घर पे ही होती थी, तो उसने ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो डॉक्टर शहजाद की जो छोटी बहन है फ़रीदा, वो उसके पास पढ़ने आया करती थी। तो उसने घर आके जब उसने यास्मीन को देखा तो उसने कहा कि अगर आप कहती हैं तो मैं अपने भाई को भेज दूँ, वो दुआ कराते हैं। खैर हुआ ये कि वो बेनिश के साथ आई। बेनिश ने हमें फ़रीदा की बड़ी बहन है बेनिश, जी बेनिश, तो वो उसके साथ आई। फिर उसने हमें मैसेज दिया सूरह रहमान का, हमने वो सुना। और बाबू जी उसके बाद हमारी मुलाकात आपसे हुई, और उसके बाद हम कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिले। एक मुलाकात आपसे हुई थी, फिर हम और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से जब हम मिले तो बाबू जी उनको देख के वही सरापा प्यार जो सबने कहा, लेकिन बाबू जी ऐसी कोई ममता थी ना कि मैंने आज से पहले ऐसे कोई बुज़ुर्ग नहीं देखे, जो सच्ची बात है। उनको देख के ही वो इतनी खूबसूरती, प्यार कि बस आपका दिल करता था आप उनको ना जाके चिपक जाएं, हक कर लें, बस इस तरह की फीलिंग थी बाबू जी। तो जब कलंदर पाक तशरीफ़ लाए बाबू जी, तो क्या हम सबसे काकियाँ, हम कितनी 6-7 काकियाँ थी बाबू जी, हम सारी एक साथ मिली थी। तो कलंदर पाक के साथ बाबू जी उस टाइम पे ऐसे होता था कि जब वो तशरीफ़ लाते थे तो बहुत सारे लोग भी साथ आया करते थे। तो वहाँ पे एक काकी उनके साथ आई, तो बाबू जी ने, कलंदर पाक ने फरमाया कि आप बताओ आपका क्या मसला था। तो उन्होंने कहा, उस काकी ने कहा कि मैं लॉयर हूँ और मेरा मसला ये है कि जब मैं कोर्ट में जाती हूँ तो मेरे से बोला नहीं जाता। तो बाबू जी ने उसको कहा कि चलें आप बताएं कि बाबे ने आपको क्या मशवरा दिया है, क्या बताया उसका हल। तो उस काकी ने आगे से कहा कि मुझे बाबू जी ने बताया है कि जब आप कोर्ट में जाओ, आंखें बंद करके 5 दफ़ा अली हक पढ़ के और फिर आप अपना स्टार्ट करो। ये बताया मैंने सिर्फ इसलिए कि मैं ख़ुद भी उस टाइम पे फ़र्स्ट ईयर में थी, लॉ के फ़र्स्ट ईयर में थी। जब मेरी बारी आई बाबू जी हम सबसे इंडिविजुअली बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो। तो बाबू जी जब मेरी बारी आई तो बाबू जी ने मेरे से पूछा आप क्या करती हो। तो मैंने बाबू जी से कहा बाबू जी मैं LLB कर रही हूँ। बाबू जी ने आगे से कहा कि ये आजकल काकियों को क्या हो गया, हर कोई वकील बन रहा है। बाबू जी वो वक्त था, मतलब वो ऐसा वो जुमला कह लें क्या, मैं बस रोए जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर बाबू जी ने इतने उसमें मुझे कहा मेरा हाथ दबाए, मैं वो दबा रही थी, लेकिन बाबू जी वो मेरा आंसू ना रुके नहीं। फिर ऐसे हुआ कि हम सारे चले गए वापस अपने अपने घरों को। अब मुझे ये है कि पता नहीं बाबू जी से दोबारा मुलाकात होगी नहीं होगी, क्योंकि कलंदर पाक खुद तशरीफ़ लाए थे आइटन जहाँ हम रहा करते थे। तो बाबू जी एक दिन छोड़ के अगले दिन कलंदर पाक दोबारा तशरीफ़ लाए वहाँ पे। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मेरा नाम वकील काकी रखा था। तो उन्होंने कहा कि हम वकील काकी से मिलने आए हैं। तो बाबू जी वो मेरे लिए इतनी कोई खुशी की बात थी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक तो ये कि वो दोबारा मुलाकात हुई, और दूसरा ये कि उन्होंने मुझे याद रखा, क्योंकि मेरे लिए यही बड़ा था कि उन्होंने मुझे याद रखा। फिर बाबू जी कलंदर पाक ने मुझसे सवाल पूछा कि काकी को उस दिन के बाबे में और आज के बाबे में क्या फ़र्क लगा। तो बाबू जी मुझे तो कोई इतना ना पता था वो कौन है क्या है, ना उनकी रिस्पेक्ट, कुछ भी तो नहीं पता था। तो मैंने उनको फ़ौरन से जवाब दे दिया। मैंने कहा बाबू जी उस दिन ना मुझे आपसे डर लग रहा था, आज मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। तो बाबू जी ने आगे से फरमाया कि काकी ठीक कह रही है, उस दिन बाबा जलाल में था, आज बाबा दुखी है। तो फिर कलंदर पाक ने आगे से कहा कि काकी ना बाबी से प्यार करने लगी है। तो बाबू जी ये वो अल्फाज थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। कितनी बार मुलाकात हुई है आपकी कलंदर पाक से? बाबू जी 6 से 7 दफ़ा। वाह, कोई और वाक़या सुने? बाबू जी हमेशा जब भी वो इसी तरह तशरीफ़ लाते तो हम सारी काकियाँ उनके इकट्ठी हो जाती। तो बाबू जी वो हमसे ना हमारे हिसाब से हमारी बातें किया करते थे।
तो हम दबाया भी करते थे उनको। फिर साथ साथ वो हमें बाबूजी सिखाया भी करते थे कि जैसे एक दफ़ा उन्होंने हमसे फरमाया कि अच्छा, जब तुम लोग बाहर जाओगी, पैगाम दोगी, तो तुम लोग कैसे पैगाम दोगी, क्या कहोगी कि सूरह रहमान क्यों सुननी चाहिए। तो बाबूजी कुछ तो पता था नहीं, तो मैंने ही बोला कि बाबूजी जैसे आप फरमाते हैं कि जो सूरह रहमान एक रिदम है, तो उसमें रिदम से चलती है और हार्ट बीट के साथ सिंक हो जाती है, और ऐसे बाबूजी ने आगे से फरमाया ये तो मैंने कहा है ना, आप क्या कहोगे। तो बाबूजी कोई सवाल कोई जवाब तो ऐसा था नहीं, हमारे अंदर वही था जो सुना। जैसे मैं अपने से तो कुछ भी नहीं कह सकती, जो सच्ची बात है, ना कुछ उस टाइम पे दिमाग में था कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो बाबूजी ऐसी बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मॉम बहुत सारी ऐसी बातें कि इस तरह बाबूजी हम G11 मॉम के घर इस तरह गए, तो माँ के बेड पे कलंदर पाक जो थे वो लेटे हुए थे सेंटर में, और हम इर्द गिर्द कोई 7 से 8 काकियाँ थीं उस टाइम पे। हाँ जी, सेहतमंद भी, तो हम सारी थी। अब बाबूजी आपको पता है वो शरारती मुस्कुराहट और वो उसके साथ, तो माँ ने कहा कि आके ना यहाँ से, माँ ने मीठा सर्व किया, माँ ने कहा कि आके काकियाँ ले लें। माँ ने आइसक्रीम सर्व की थी, तो बाबूजी से पूछा, अब मुझे ये याद नहीं किसने पूछा कि बाबूजी आप लेंगे, तो बाबूजी ने आगे से कहा कि हाँ, पर डॉक्टर बाबा से छुप के ना मुझे ला के देना, क्योंकि उनको खांसी थी उस टाइम पे, तो उसे उन्होंने ऐसे कहा। फिर बाबूजी एक और वहीं G11 में एक काकी थी, अब मुझे उनका नाम नहीं याद, तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारे साथ हमारे लेवल पे जो बात करने वाली बात है, वो आई, वो हेल्दी सी थी, आके कलंदर पाक को हक किया और आके से कहती है बाबूजी प्लीज़ आप दुआ कर देना मैं पतली हो जाऊँ, और ये कह के प्यार करके और वो चली गई। और बाबूजी की जो मुस्कुराहट थी बाबूजी, वो ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती। और फिर एक और भी बाबूजी ना, बाबूजी के पास एक काकी आई, वो थी पार्लर वाली थी कोई, तो उसने उनसे आगे कहा कि बाबूजी आप तस्वीर खिंचवा लेते हैं। कलंदर पाक से पूछा कि मैं आप मेरे साथ तस्वीर खिंचवा लेंगे, पहले पूछा खिंचवा लेते हैं, फिर पूछा आप खिंचवा लेंगे। तो कलंदर पाक ने कहा हाँ। बाबूजी लेटे हुए थे, कलंदर पाक फटाफट सीधे होकर बैठे, अपनी चादर ठीक की, अपनी टोपी ठीक की, स्टिक यूँ पकड़ी, फिर बाबूजी ने उसके साथ पिक्चर खिंचवाई। तो बाबूजी वो, मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो स्माइल थी, वो जो प्यार था काकियों से, उन्होंने कभी कोई हमसे बड़ी बड़ी बातें नहीं की, कोई जिसे मैं कहूँ कि आरफाना, मतलब मैं क्या कहूँ, वो जो होती है बाबूजी दे नहीं सकता। हाँ जी, हमारे हिसाब से हमारे साथ बातें की। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक बात जिसने बीच में वो वकील काकी वाली सुनाई थी, वो भी हम अक्सर कहते हैं, कोई बच्चियाँ कहती हैं हमारे इम्तहान है, कल एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, ये है वो है, तो मैं हमेशा कहता हूँ आँखें बंद करो, दिल में 5 दफ़ा अली हक पढ़ो और जाओ, जो करना है, जो इंटरव्यू देना है, जो एग्ज़ाम देना है वो दो। वो कलंदर पाक का ये तरीका है जी। अच्छा बेटा, आपने सूरह रहमान तो सुन ली थी, कितनी फैलाई? बाबूजी मेरा मतलब इस पैगाम को कितना फैलाया? बाबूजी ऐसा था कि जब 2003 में हमने सूरह रहमान सुनी, उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो बाबूजी कॉलेज क्योंकि जाया करती थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाया करते थे। अपने घर में रिश्तेदारों में तो दी थी, लेकिन उसके अलावा बाहर की मैं बात कर रही हूँ, बाहर ऐसे हुआ, वहाँ पे हमें ऐसा मौका मिल जाता था देना और इस तरह। फिर उसके अलावा बाबूजी यास्मीन और अम्मी का तो आपको पता ही है, वो हॉस्पिटल आना जाना उनका लगा रहता था, तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई मिल जाया करता था। जब भी हम जाते थे, एक दिन में कई दफ़ा कई लोग भी मिल जाते थे और कभी कोई नहीं भी मिलता था, ऐसा भी होता था, लेकिन ये था कि वहाँ पे मिल जाया करते थे बाबूजी। तो इस तरह देना ज़रा आसान हो जाता था। बाबूजी शुरू में मुश्किल होती थी देते हुए, बिल्कुल स्टार्ट में ऐसा नहीं है कि मैं जी पहली दफ़ा ही बड़ा आराम से दे दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अपने अंदर क्लियर होता गया तो बाबूजी मैसेज को देना आसान होता गया। और फिर बाबूजी जब कोविड आया तो सोशल मीडिया था, उस पर ज़रा देना आसान था, वहाँ पे तो हर चीज़ आपको इजीली हो जाती है, तो बाबूजी ऐसे उस टाइम पैसे दिया। थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, फिर तौफीक इलाही से हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। आपकी सारी फैमिली ने सूरह रहमान सुनी? जी बाबूजी, लेकिन जब मैसेज मिला था तब हम तीनों बहनों ने सुना था और अम्मी ने बस,
लेकिन फिर ऐसे हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी सारी भाभीयों ने, भाई ने, उनके बच्चों ने, लेकिन ऐसा हुआ बाबूजी जब कोई किसी मुश्किल में, उलझन में, परेशानी में पड़ा तो सुनी, लेकिन ये है कि सुना सबने। अच्छा बेटा, आपकी बड़ी बहन है यास्मीन जी बाबूजी। फरीद, बहुत बहादुर। आई हैव मेट हर, मैंने देखा है। उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। उन्हें जब भी मैं फ़ोन पे बात करता हूँ ऐसे हौसलामंद नज़र आती हैं, हालांकि शी इज़ डिपेंडेंट कि उनको उठा के बाथरूम लेके जाना वगैरह। वो भी कलंदर पार्क से मिली हुई। और इस सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ऑनलाइन दुआ सुनती। ये इतनी मजबूती और बहादुरी कहाँ से आई उसमें? बाबूजी भी थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगी। जी बेटा। बाबूजी जब 2003 में हमें मैसेज मिला था तो वो उसी की वजह से मिला था। मैंने अभी आपको बताया कि उसके इतने बुरे हाल थे बाबूजी कि वो बेड पे थी और अम्मी अब्बू ने उसका हर तरह से इलाज कराया जो जो करा सकते थे। और होम्योपैथिक, एलोपैथिक, और ये हकीम और ये जो बाबूजी ये जो आलिम होते हैं ये तक हमारे घर आए हुए थे, सब हर चीज़। तो बाबूजी हो यह रहा था कि उसको फ़र्क फिर भी नहीं पड़ रहा था। फिर अल्लाह की रहमत ये हुई कि फिर हमें मैसेज मिला, उसने सूरह रहमान सुनी बाबूजी, उससे उसको फ़र्क पड़ा और वो ठीक भी हुई। और फिर जब उसकी कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई तो बाबूजी कलंदर पाक ने उसको फरमाया था कि बेटा ये ख़त्म नहीं होगी, ये थोड़ी बहुत लगा रहेगा, ये लगी रहेगी, मतलब ख़त्म नहीं होगी ये बीमारी। तो बाबूजी ऐसा ही है कि ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन बाबूजी अगर देखा जाए इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, एक ज़ाहिरी बीमारी, तो बाबूजी ज़ाहिरी बीमारी में तो ऐसा है उसके जिस्म की हालत ऐसी है बाबूजी कि अभी भी वो बेड पे है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को उसको देखना पड़ता है और करवट तक नहीं चेंज कर सकती बाबूजी, वॉशरूम जाना जैसे अभी आपने बताया, हर चीज़। और बाबूजी अभी पीछे कुछ 3-4 सालों पहले उसकी सर्जरी हुई थी। तो बाबूजी वो सर्जरी कहने को बड़ी नॉर्मल सी थी, आम सी सर्जरी थी, लेकिन डॉक्टर उसको करते हुए इसलिए वो हो रहे थे कि उसके जिस्म के जो है ऐसी हालत नहीं है, मतलब उसके जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो इस आर्थराइटिस ने इतने वो ख़राब कर दिए हैं कि वो उसको एनेस्थीसिया देना है तो उनको ये था कि ये वापस होश में नहीं आ सकेगी। हम देने को तो दे दें, लेकिन हमारी गारंटी नहीं है कि ये वापस होश में आएगी। तो बाबूजी फिर मुझे याद है मैंने आपसे बात की तो आपने कहा कि नहीं बेटा ठीक हो जाएगी। तो फिर बाबूजी उसका हुआ, वो ठीक हुई। फिर बाबूजी एक और डॉक्टर थे, उन्होंने तो साफ आराम से पहले ही कह दिया कि बेटा कि तुम तो चलता फिरता मुआज़ा हो अल्लाह का, तो हम तुम्हारा मतलब कि वो भी सर्जरी ही की थी, नी सर्जरी का ही था। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम करेंगे तुम्हें सिवाय पेन के और कुछ नहीं होगा और ठीक भी नहीं होगा। तो बाबूजी ये उसके जिस्म की हालत है। तो बाबूजी इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल काम है। एक आम इंसान जो सही सलामत होता है वो नहीं रह सकता पॉजिटिव। तो इस हालत में आपको पॉजिटिव रहना तो मेरा नहीं ख्याल, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ सरासर ये कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ही पॉसिबल है कि उस बड़े की नज़र से और इस सूरह रहमान की वजह से वो हुआ कि वो इस तरह पॉजिटिव है बाबूजी। आप यकीन करें, मैं जब भी कभी फ़ोन करता हूँ और हाल चाल पूछता हूँ, मुझे कभी उस आवाज़ से गिला शिकवा, हाय, उफ आवाज़ नहीं आई। हमेशा एक स्ट्रेंथ वाली आवाज़ आती है, मैं ठीक हूँ, ज़बरदस्त हूँ। उस तरफ ये इशारा करें कि फ़कीर से मिलने से जहाँ ज़ाहरी वजूद में डिटेरेशन है, बातनी तौर पर विल पावर बहुत मजबूत है। और वो दो शी इज़ डिपेंडेंट, लेकिन शी इज़ स्टिल स्माइलिंग और सबसे मुस्कुरा के बात करना, और कितना कॉन्फिडेंस है। वाह सुभान अल्लाह। आप वैसे शम्मा और आप दोनों ने भी बहन की बहुत खिदमत की है बेटा। अच्छा जी, बहन की तरह आप भी आर्थराइटिस के मसले का शिकार हुए। जी बाबूजी। आपने जिस तरह फ़ाइट किया वो भी काबिल ज़िक्र है। क्या फ़कीर से मिलने के बाद या उनकी मोहब्बत की एनर्जी ही आपकी एनर्जी है, क्या है कुछ हमें हम लोगों को भी बताएं। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। आपने बहुत पेन उठाई, बहुत स्टीरॉइड लगे, बहुत कुछ हुआ,
लेकिन आपको कोई नुस्खा मिल गया जिस आपने दवाइयाँ छोड़ दी और अब आप माशाल्लाह बहुत बेहतर हो? जी बाबू जी, मैं थोड़ा पीछे से बताऊंगी। जी बेटा। बाबू जी, मुझे 2001 में कोविड हुआ था और वो इतना कोई पेनफुल था। जब वो ख़त्म, पहले तो वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, फिर जब ख़त्म हुआ उसके बाद मुझे इतनी कोई पेन थी जिस्म में और लो ग्रेड फ़ीवर था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों है। और बाबू जी, यही सिलसिला अभी चल ही रहा था कि 2022 में दोबारा हो गया। जब दोबारा हुआ तो उसके बाद तो मेरे बहुत बुरे हाल हो गए। अब बाबू जी, एक दफ़ा भी ख्याल नहीं गया कि हमारी फैमिली में आर्थराइटिस का इशू है, तो मे भी हो सकता है यही हो। कब ख्याल गया ही नहीं इस तरफ। लेकिन बाबू जी, उसके बाद जो है फिर मेरी आपसे जब बात हुई, फिर आपने रुबीना बाजी से कहा, उन्होंने मुझे एक डॉक्टर सजेस्ट की, फिर उन्होंने मेरे टेस्ट किए, तो फाइनली यही सब कुछ था। तो बाबू जी, इसके में भी ये हुआ बाबू जी, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, इस सारे दौरान मेरे में बड़ा कोई डिप्रेशन भी रहा, परेशानी भी रही, और कि ये क्या है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा सब कुछ। फिर बाबू जी, अब हुआ ये कि डॉक्टर्स ने जब दवाइयाँ देनी शुरू की तो हर बारी पहले से हाई दवाई देनी थी, हाइपोटेंसी की। लेकिन बाबू जी, होता ये था कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। कुछ दिन उससे फ़र्क पड़ता था, उसके बाद वापस पहले की तरह हो जाना। फिर इस सारे सिचुएशन के बाद जब मेरी आखिर में बस हो गई बाबू जी, फिर एक दिन मैं बैठी, मैं कलंदर पाक के हुज़ूर दुआ की कि प्लीज़ बाबू जी मेरी ना इससे जान छुड़ाएं, क्योंकि मेरी बस हो गई थी उस टाइम तक। खा के मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था, और उसके साथ हो ये रहा था कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ शुरू हो रही थी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, और नहीं तो मुझे इन्फेक्शंस हो जाती थी कि डॉक्टर्स कहती थी कि आपकी इम्यूनिटी इतनी लो है ये खा के मेडिसिन, तो आपको तो उनका बस जवाब सीधा सा होता था कि जी ये तो होना ही है। तो बाबू जी, फिर फ़ायदा क्या जब आपने दवाइयाँ खा के भी बीमार ही रहना है। तो फिर मैंने ये जब दुआ की तो बाबू जी, इसी तरह मैं सूरह रहमान की जो यूट्यूब पे आती हैं शॉर्ट्स में वो देख रही थी, तो वहीं पे एक शॉर्ट आई, तो ये जिसमें हर्बल सारी चीज़ें थी, तो बस मैंने वो यूज़ की बाबू जी। लेकिन उस सारे टाइम पीरियड का यही था कि 6 माह से पहले नहीं, उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फ़र्क लगना शुरू। और बाबू जी, अब बिल्कुल शुक्र है, मेरे सारे टेस्ट भी ठीक है, सब ठीक है। वाह, ये देखिए कि कलंदर पाक से दुआ की तो सबब भी पैदा होना था ना जी बाबू जी, क्योंकि अल्लाह कायनात को सबब से चलाता है। ऐसा सबब जो सारे ही सुनते हैं लेकिन किसी को लग जाए, ये अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा जी, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से 6-7 दफ़ा मुलाकात, वकील का की, किधर गई, समात सूरह रहमान, इस पैगाम का फैलाना, दुआ सेशन में मुस्तकिल शामिल होना, कलंदर पाक से मोहब्बत और वो फेथ और वो निस्बत, इन सब बातों से आपकी सोच और ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई बेटा? बाबू जी, अगर तब्दीली तो आई, लेकिन बाबू जी अगर मैं ये कहूँ कि 2-4 सालों में आई तो नहीं, इस सारे टाइम इसमें बड़ा टाइम लगा, 20-21 साल हो गए, और अब जो है इसमें एक वाज़ेह तब्दीली है। और बाबू जी, जो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि आप में पहले से और अब में बड़ा फ़र्क है। जी बाबू जी, लड़ने वाली। हाँ जी बाबू जी। तो बाबू जी, पहले तो वही कि छोटी छोटी बातों पे गिले शिकवे कर लेने, अल्लाह मियाँ से भी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल लगती थी बाबू जी, कि बस गुजारनी है तो इसीलिए गुजार रहे हैं बस। उस टाइम पे ये हाल था बाबू जी, जब सूरह रहमान का मैसेज ही मिला था तब की बात करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है सब्र आने लगा, ज़रा दुआएं सुन के उस तरह से कोशिश करने लगे जैसे आप दुआओं में फरमाते हैं, उस तरह से हम अपने ऊपर अपने नफ्स को कंट्रोल करें, अपने आप को इन बुराइयों से बचा के रखें, जो जैसे कीना, ये जैसे अभी आपने ज़िक्र भी किया सारी नफ्स के जो जितने भी हैं। तो बाबू जी, इतना आसान नहीं था, इतना सारा टाइम लगा। फिर बीच में बाबू जी अम्मी की डेथ हुई, अब्बू की डेथ हुई, तो बाबू जी ये भी वही टाइम था कि कहने को, आपको पता है मैं अपनी अम्मी की लाडली थी, आप मुझे अपनी अम्मा की दुम कहा करते थे। तो बाबू जी वो मेरे लिए तो बड़ा कोई था, और मुझे ये था कि अब नहीं रहेंगी। लेकिन बाबू जी मैंने उसके बदले आपको देखा, आपने मुझसे बहुत प्यार किया, और इस तरह बाबू जी ये सब चलता रहा। और जो अभी बात कर रहे थे, सॉरी मैं भूल गई। क्या तब्दीली है? हाँ, क्या तब्दीली है। तो बाबू जी
तब्दीली तो नो डाउट आई। और अच्छा चलो इस तरह कर लेते हैं इस सवाल को। कलंदर पाक हाँ से मोहब्बत है, जी जी निस्बत है, ठीक, ये सारी हमने, एक तो है हमारी ये एफिलिएशन। इस एफिलिएशन के अंदर जब कोई आपको तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, तो क्या मनफी सोच गालिब आ जाती है या इस निस्बत के सबब मुस्बत सोच गालिब रहती है? बाबू जी, मैं तो अपना यही कहूँगी कि मेरे पे तो मनफी सोच आती है। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त पॉजिटिव रहती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है पॉजिटिव गालिब रहती है, कभी कभी तो होता है कि नेगेटिव आ जाती है। लेकिन जब नेगेटिव आती है तो उसका ये होता है कि कुछ टाइम बाद खुद से आए ना आए आपका फ़ोन आ जाएगा, मॉम का फ़ोन आ जाएगा, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो ही जाती है। तो बाबू जी मुझे याद है आपने दुआ में मैंने आपसे एक दफ़ा कहा था कि बाबू जी प्लीज़ आप ना मेरे साथ रहिएगा। तो आपने मुझे कहा कि बेटा तू फिक्र ही ना कर, डंडे सोटों के साथ तुझे साथ रखूँगा। तो बाबू जी मुझे इस बात की है कि मुझे पता है मैं इधर उधर हो भी जाऊँगी अपने नफ्स के उसमें, लेकिन आप मुझे अपने साथ रखेंगे, ये निस्बत साथ रखेंगे। एक मज़ेदार बात सुनाता हूँ। शाज़ो जो है वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है, आलू के कटलेट्स और कोई पास्ता और सेवइयाँ वगैरह। तो जब कभी भी मैं इसको फ़ोन करता हूँ कब खिला रही, ये I-10 से टैक्सी करा के, आपको पता है कि कोई तकलीफ़ की हालत नहीं, कोई गिला नहीं, सीधा F10 और आना और सारा दिन ग्रेट। अब ये बताओ, आप जितनी बच्चियाँ और जिनका जिक्र कर रहे थे, बीनश है, आप हो, सादो है, ये सब, आप सबकी तरबियत में मॉम का बहुत बड़ा हाथ है। सही बात है। आप क्या कहोगे कि ज़िंदगी में अगर कोई बड़ा मिल जाए तो ज़िंदगी की उलझनें बहुत हद तक ख़त्म हो जाती हैं? ऐसा ही बाबू जी, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं कि आपकी उलझने, ज़ाहिर है कोई बड़ा सुन लेता है तो बाबू जी वैसे ही आपकी आधी, जिसे कहते हैं ना आप अक्सर कहते हैं डॉक्टर आपकी बीमारी सुन ले तो आपकी आधी बीमारी ऐसी चली जाती है। तो इसी तरह अगर कोई बड़ा आपका सुन ले तो आपकी चली जाती है। और बाबू जी सही मशवरा कोई दे दे, ये तो आजकल तो कोई देता ही नहीं, उल्टा ही मिलता है जो भी मिलता है। तो बाबू जी अगर मैं मॉम का कहूँ तो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने, जब हम फर्स्ट टाइम उनसे मिले तो उन्होंने हम सब काकियों के बारे में कहा कि ये सैयद की काकी हैं। तो बाबू जी जब हम उसके बाद ये हुआ कि आप आने लगे I-10, आप हमारे पास खुद आते थे, तो फिर बाबू जी आपने हम सारी काकियों को मॉम के हवाले कर दिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारी तरबियत, तुम सबकी तरबियत करेगी। तो बाबू जी इसमें कोई वो नहीं, माँ ने हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ से स्टार्ट किया सिखाना, हर चीज़ सिखाई। बाबू जी ऐसा तो नहीं होता कि घरों में काकियाँ काम नहीं करती या कुछ, लेकिन बाबू जी जो उसकी ब्यूटी है, जो उसमें निखार है, जो उसमें खूबसूरती है, उसको उस तरीक़ा से लिखा, वो माँ ने हमें सिखाया। हर काम, छोटे से छोटे काम से लेके बाबू जी अगर अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग देखी जाए, अपना किचन के काम से रिलेटेड जो भी खाना पकाना, कुछ भी सफाई सुथराई कुछ भी हो, फिर बाबू जी घर को डेकोरेशन जितना डेकोरेट जैसे करते हैं वो सब बाबू जी। और छोटा बाबू जी मैं तो अभी मुझे समझ याद भी नहीं आ रही मैं और कौन सी बात करूँ। उसके अलावा बाबू जी ये कि हम लोगों के जो रिलेशनशिप्स थे घर में, हमारे जैसे मेरे रिलेटेड मेरी अम्मा अब्बा, मेरे बहन भाई भाभियाँ, सबके कैसे आपने कैसे बोलना है, ये नहीं कि तू तड़ा करके पहले उंगली उठा के कि तुमने ये किया तुमने वो किया। हाँ जी मेरे से बात शुरू करनी है। तो बाबू जी ये यहाँ से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतनी छोटी सी छोटी चीज़ भी जो माएँ ज़रूर बताती हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बाबू जी इतनी डिटेल में नहीं बताती। और सबसे बड़ी बात बाबू जी माँ ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, खाली मुंह से नहीं कहा कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मतलब उन्होंने हर चीज़ करके दिखाई। और फिर बाबू जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो उन्होंने जो हमें वारिस कलंदर की रिस्पेक्ट करने सिखाई, क्योंकि बाबू जी हम वो नहीं कर सकते थे, इतनी रिस्पेक्ट से हमें पता ही नहीं था कौन है वारिस कलंदर। माँ अक्सर कहती हैं कि शेर का वारिस शेर होता है। तो बाबू जी ये चीज़ सब, बाकी सब भी बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो बाबू जी मैं जितना भी शुक्र करूँ मॉम का वो कम है। थैंक यू मॉम, हमने आपको बड़ा तंग किया। चाय बनाना मैंने सिखाई इन सब।
हाँ जी, लाहौर की काकियों से लेकर यहाँ हाँ की जी, हाँ जी। काकियों, मिक्स चाय, दमशुदा चाय। अच्छा बेटा, एक फाइनल क्वेश्चन, सूरे रहमान सुनी, सूरे रहमान फैलाई, अब आप सारे लोगों को क्या कहोगे, सूरे रहमान सुनना और फैलाना कितना अहम है? बाबू जी सूरह रहमान तो अगर देखा जाए तो हम सब अपने फ़ायदे के लिए सुनी, हम सब ने, हम सुनते भी अपने ही किसी ना किसी उलझन, बीमारी, परेशानी जो भी हो। तो बाबू जी फैलाना इसलिए ज़रूरी है बाबू जी कि फैलाने से हमें अपने अपने लिए वो वहाँ पे भी हमारी अपनी बेहतरी हो रही होती है। अगर देखा जाए तो हमें अपने ही जितने भी नफ्स की बीमारियाँ कह लें, जो भी वो उनका पता चलता है। दूसरों अपने अंदर जो है वो शुक्र जो है नज़र आने लगता है, नेमतें नज़र आने लगती हैं। बाबू जी ये ऐसे नहीं आती जब तक आप लोगों को देखते नहीं हैं, आपको पता नहीं चलता कि जो इतनी तकलीफ़ में, आपकी क्या तकलीफ़ है जो आपने इतना रौला मचाया हुआ है। तो इसलिए बाबू जी इस तक फैलाना मेरे हिसाब से इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा ये बाबू जी कि किसी ने फैलाया तो मेरे तक पहुंचा ना, अगर कोई ना फैलाता तो मुझे कहाँ मिलना था, और मुझे नहीं मिलना था, मेरे मसाइल नहीं ख़त्म होने थे बाबू जी। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट कि मुझे अल्लाह के दोस्त ने नहीं मिलना था। तो बाबू जी मेरे हिसाब से फैलाना बहुत ज़रूरी है। बाबू जी मुझे याद आ गया, सॉरी, आपने कहा था ना सोच में क्या तब्दीली आई। बाबू जी मैं एक चीज़ कहना चाह रही थी कि सोच में बाबू जी शादी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको चलते फिरते आगे पीछे से हर तरफ से ज़रूर आवाज़ आपके कान में आती है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारी शादी नहीं हुई। अच्छा अभी जैसे बाबू जी मेरे भाइयों के बच्चों की शादियां हुई, तो मैं जब उधर गई तो बाबू जी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं शादी पे आऊँगी। जब पहले भतीजे की शादी हुई तो वजह कभी भी पता ना चलता कि रीज़न क्या थे। तब मैं और शम्मा दोनों थे कि पता उन्होंने खुद बोला आके कि तुम लोग आए हुए शादी में, हमें तो था तुम नहीं आओगे। क्यों? रीज़न ये थी कि तुम्हारी शादी नहीं कराई तुम्हारे भाइयों ने और अपने बच्चों की शादियां करा दी हैं, तो तुम लोग कैसे आ गए। और बाबू जी जो साउंड होता है ना, वो बेचारगी वाला जो साउंड निकालते हैं, हाँ जी हाँ एग्जैक्टली, हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट होता था। और फिर ये इतनी और फिर तारीफ़ें, इतनी तो प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, फलानी हो, तुम्हारी कैसे नहीं हो सकती। जो चीज़ आप कहते हैं ना हवा भरना, वो हवा भर रहा है। उसके बाद बाबू जी अगर तुम कहो तो मैं कोशिश करती हूँ, या फिर मेरी कोई जानने वाली है मैं कोशिश करती हूँ। अच्छा मैं वो सुनना ही चाह रही होती थी मेरे मुँह से या हम दोनों के मुँह से कि हम कहें कि हाँ जी आप करा दें, कि तो कराते नहीं, आप ही कुछ कर दें। तो बाबू जी ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरबियत की वजह से और इस निस्बत की वजह से नहीं हुआ बाबू जी। वरना तो आपको पता है ऐसे तो, और मैं भी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को छोड़ दूँ। तो ऐसा तो था नहीं, घर तक पहुंचा के। हाँ जी। तो फिर बाबू जी ये एक लाजमी, और बाबू जी मेरी ऐसी काफ़ी काकियों से मुलाकात भी हुई इसी से, मतलब ये पता चला कि उनके ये इश्यूज़ हैं, मैंने उनको मैसेज दिया। तो बाबू जी उनके जो हालात थे, तो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि थैंक यू कुरान पाक, आपने हमें इतने फ्रस्ट्रेशन में नहीं रखा, इतने उसमें नहीं रखा, पैनिक कह लें क्या, कि इतने हम दुख और उसमें नहीं है कि जी क्यों नहीं हुई, क्या नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रही कि बुरी चीज़ है, करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही कि इतना बंदा पागल हो जाए कि कुछ भी कर ले, भाग जाए, कुछ कर ले। मेरा मतलब ये है कि लोग बाबू जी वो जिस टाइप की वो बातें करती थी ना, मुझे उस टाइप की बातों से ये हुआ कि ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो बाबू जी मैं जितना भी शुक्र करूँ अल्लाह पाक का काम है, और मैं ये भी नहीं कहती बाबू जी कि मुझे ख्याल भी नहीं आता, तो हर चीज़ साथ साथ ही है, लेकिन जितना भी इस निस्बत का शुक्र करें बाबू जी वो कम है। थैंक यू आप जी। जीते रहो बेटा, ये उन तमाम बच्चियों के लिए जो परेशान रहती हैं, हमारे रिश्ते नहीं होते, उनके लिए एक सबक है इसमें। जीते रहो। थैंक यू।